हेलो गाइस। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइफाइड फीवर। आप सभी को कभी ना कभी टाइफाइड फीवर हुआ ही होगा या किसी ने कोई ना कोई तो केस देखा ही होगा टाइफाइड फीवर का। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि टाइफाइड फीवर होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या टेस्ट होते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस, तो ये सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइफाइड फीवर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या है, ये क्या है, एन एक्यूट इलनेस विद द फीवर कोज्ड बाय इन्फेक्शन विद द साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया contracted from the contaminated water and food, also called enteric fever, bilious fever और येलो जैक। तो ये क्या एक्यूट इलनेस है, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। विद फीवर, इसमें क्या होता है मेनली, तो क्या टाइफाइड फीवर में फीवर ही होगा। किसकी वजह से होएगा, ये साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है जो क्या टाइफाइड फीवर को कॉज करता है। तो ये कैसे कॉज करेगा हमें, जब हम कोई भी क्या कॉन्टामिनेटेड वाटर या फिर फूड लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या फूड या फिर वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में ये इंजेस्ट होता है। ठीक है, तो इसको और क्या नाम बोलते हैं, इसको एंटेरिक फीवर बोलते हैं, बिलियस फीवर बोलते हैं और येलो जैक बोलते हैं। तो ये था डेफिनेशन। ये क्या एक्यूट होता है, फीवर होता है मेनली किसकी वजह से, कौन से बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, और ये क्या फूड और वाटरबोर्न डिजीज़ है, मतलब फूड और वाटर की वजह से होती है जब क्या कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर वाटर इंजेस्ट करते हैं। अनदर नेम एंटेरिक फीवर हो गया, बिलियस हो गया और येलो जैक हो गया। तो ये थी डेफिनेशन। अब इसकी इटियोलॉजी, किस किस वजह से ये होता है। तो होता तो मेनली किसकी वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से। कौन सा, साल्मोनेला टाइफी। तो ये क्या बैक्टीरिया की वजह से होगा, वायरुलेंट बैक्टीरियम दैट कोज इलनेस कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद है फिकोरल रूट। अब ये कौन से रूट से हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो ये क्या फिकोरल या तो क्या फिकल है और ओरल रूट से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। स्प्रेड थ्रू द कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर, ओकेजनली थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द समवन हु इज़ इन्फेक्टेड। मेनली तो ये क्या है किसकी वजह से स्प्रेड होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से। लेकिन कभी कभी अगर किसी पर्सन को टाइफाइड फीवर हुआ है और उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर कोई आता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये। कैरियर कौन है, इसमें मेनली क्या पीपल ही है कैरियर। ठीक है, क्रॉनिक कैरियर भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, शेड करते हैं बैक्टीरिया किसमें, फिसिस में, और वो क्या आगे दूसरों को इन्फेक्ट करने के लिए कैपेबल हो जाती है। तो इसमें क्या था, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, कौन सा, साल्मोनेला टाइफी। फिकोरल रूट से ये स्प्रेड होता है, लेकिन कभी कभी क्या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से भी हो सकता है। और टाइफाइड कैरियर क्या है, इसमें मेनली ह्यूमन बीइंग ही होता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या है, वो अपने फीसिस में शेड करता है और आगे वो दूसरों को इन्फेक्ट करता है। रिस्क फैक्टर क्या है, वर्क इन और ट्रैवल टू द एरिया वेयर टाइफाइड फीवर इज़ एंडेमिक। तो अगर हम क्या है कहीं पे वर्क कर रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे क्या पहले से ही टाइफाइड फीवर एंडेमिक है, नॉर्मली वहाँ पे होता ही है लोगों को। उसके बाद है वर्क एज अ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अगर क्या वो लेबोरेटरी वर्कर है, लैब में काम करता है और वो हैंडल कर रहा है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को, तो उसकी वजह से भी उसको क्या है टाइफाइड फीवर होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद है क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज़ इन्फेक्टेड। अगर क्या है कई बार तो ये मेनली तो फूड और वाटर की वजह से होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि पहले भी डिस्कस किया है कि किसी पर्सन को है और उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट है तो उसकी वजह से भी स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है किसी भी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो, उसको हो सकता है, या फिर किसी को HIV एड्स हो। HIV एड्स में भी क्या जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, तो उसको होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ड्रिंक वाटर कॉन्टामिनेटेड बाय द सीवेज। अगर क्या जो सीवेज वाटर है वो ड्रिंक कर रहा है तो उसकी वजह से भी टाइफाइड फीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये थे रिस्क फैक्टर। पीछे हमने क्या इटियोलॉजी डिस्कस की है। अब नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। अब कैसे ये हमारी बॉडी में एंटर करता है और कैसे रेप्लिकेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या साल्मोनेला टाइफी क्या कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड,
तो वही है, फूड और वाटर की वजह से होगा। कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, जब इंजेस्ट कर लेता है साल्मोनेला टाइफी को, तो ये क्या है, जो हमारे स्टमक की एसिडिटी होती है वहाँ पे सरवाइव कर जाता है। वहाँ पे सरवाइव करने के बाद इट विल इन्वेड द पेयर पैचेस ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। अब पेयर पैचेस क्या होते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे क्या है, कुछ लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, तो उन्हीं को क्या है पेयर पैचेस बोलते हैं। पेयर पैचेस का काम क्या होता है, ये जो क्या है, कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। तो ये कहाँ पे इन्वेड करेंगे, पेयर पैचेस में। उसके बाद है बैक्टीरिया इज़ विद इन द मैक्रोफेज। अब ये क्या पेयर पैचेस में एंटर कर गया, ठीक है, पेयर पैचेस वहाँ पे क्या करेगा, सरवाइव कर जाएगा, मतलब पेयर पैचेस भी इसको क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। उसके बाद है बैक्टीरिया स्प्रेड वाया द लिम्फेटिक। अब ये क्या, जो वहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, लिम्फ है उसमें ये एंटर करेगा, ठीक है, मैक्रोफेजेस के थ्रू, और कहाँ चला जाएगा, एक्सेस टू द रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, और उस लिम्फेटिक सिस्टम से लिम्फ के थ्रू कहाँ चला जाएगा, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में, ठीक है, हमारे जो टिश्यूज़ हैं वहाँ चला जाएगा, लीवर में, स्प्लीन में, गॉल ब्लैडर में और बोन मैरो में स्प्रेड कर जाएगा। उसके बाद जब फर्स्ट वीक होता है उसमें क्या होएगा, पर्सन को उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकेंड वीक में एब्डोमिनल पेन होगा, स्प्लीन एनलार्जमेंट होएगी और रोज स्पॉट, बॉडी पे क्या है, छोटे छोटे रेड कलर के रैशेस हो जाएंगे उसके। तो फर्स्ट वीक में तो क्या टेम्परेचर एलिवेट हो जाएगा, फीवर होएगा उसको। सेकंड वीक में एब्डोमिनल पेन होगा, स्प्लीन की एनलार्जमेंट हो जाएगी और छोटे छोटे रैशेस हो जाएंगे उसकी बॉडी पे, जिसको क्या बोलते हैं, रोज स्पॉट बोलते हैं। थर्ड वीक में नेक्रोसिस हो जाएगी पेयर पैचेस की, जो वहाँ पे टिश्यूज़ हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो डेड हो जाएंगे। उसके बाद है लीड टू द परफोरेशन, और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, परफोरेशन हो सकती है, उसकी जो वॉल है वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, एंड इफ़ अगर क्या उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो डेथ भी हो सकती है पर्सन की। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी, कैसे बॉडी में एंटर करेगा, सरवाइव कर जाएगा, कहाँ अटैक करेगा, कैसे फिर सरवाइव करेगा, और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कहाँ कहाँ स्प्रेड करेगा, उसके बाद क्या हमारी बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू होएंगे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज़ होता है, ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 10 to 14 डेज़ होता है। फर्स्ट वीक में क्या बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा, सेकंड में पेन, एब्डोमिनल पेन होगा, स्प्लीन एनलार्जमेंट, रोज स्पॉट, और उसके बाद नेक्रोसिस हो जाएगी थर्ड वीक में, किसकी, पेयर पैचेस की। उसके बाद परफोरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है उसकी इंटेस्टाइन में, और डेथ भी हो सकती है। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में अब है ग्रॉस डिस्क्रिप्शन। ग्रॉस डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या आएगा, मार्क्ड एनलार्जमेंट ऑफ द पेयर पैचेस। जो पेयर पैचेस हैं वहाँ पे उसकी एनलार्जमेंट हो जाएगी, जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं अपेंडिक्स में उनकी एनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है। जो असेंडिंग कोलोन है उसकी जो मिकोजल लेयर है वो एलिवेट हो जाएगी इलियम के साथ। उसके बाद प्रोक्सिमल कोलोन शोज द मल्टीपल वेरिएबली साइज द पंच्ड आउट। अब क्या जो प्रोक्सिमल कोलोन्स है वहाँ पे अल्सर्स हो जाएंगे, ठीक है, उसकी जो मार्जिन है वो स्लाइटली एलिवेट हो जाएगी, और मे हैव एडिमेटस हाइपरेमिक मिकोजल पैचेस, और वहाँ पे क्या एडिमा भी हो सकता है, ठीक है। एडिमा होने के बाद वहाँ पे क्या हेमरेजिक स्पॉट्स भी हो सकते हैं और शैलो इरोजन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जो लेयर्स हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हो जाएगी, हेमरेजिक स्पॉट्स हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है और परफोरेशन भी हो सकती है वहाँ पे। तो ये थी ग्रॉस डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक। अब न्यूट्रोफिल्स हो गए, हिस्टियोसाइट्स। अब न्यूट्रोफिल्स, हिस्टियोसाइट्स जो WBC सेल्स हैं उसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक बैक्टीरिया एंटर करेगा, न्यूक्लियर डेब्रिस हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे क्या ये सेल्स डेड होनी स्टार्ट हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा विद द क्लोनिक लैमिना प्रोपिरा। अब जो लैमिना प्रोपिया है वो क्या होता है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो होते हैं लैमिना प्रोपिया। उसके बाद एसोसिएटेड विद द
लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट हो जाए, इन्फिल्ट्रेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होएगी। स्प्लीन और जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे भी जो सेल्स हैं वो भी क्या धीरे धीरे डेड होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो नॉर्मल उनकी जो आर्किटेक्चर है, जो बनावट है, वो चेंज हो जाएगी। लीवर में क्या होगा, वहाँ पे भी सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगी, नेक्रोटिक डेब्रिस हो जाएगा, लिम्फॉइड। उसके बाद है टाइफॉइड नोड्यूल्स, वो भी कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, पीछे पड़ा था, बोन मैरो में भी स्प्रेड हो सकती हैं और लिम्फ नोड्स में भी। तो जो टाइफॉइड नोड्यूल्स हैं वो कहाँ पे हो सकते हैं, बोन मैरो में भी और लिम्फ नोड्स में भी। तो ये थी माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट वीक में क्या होगा किसी पर्सन को, अगर उसको टाइफाइड फीवर है तो मेनली तो इसमें क्या जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो कौन सी डिजीज़ है। नॉर्मली किसी पर्सन को इन्फेक्शन होता है तो उसको फीवर ही होगा। अब टाइफाइड फीवर में क्या होता है, फर्स्ट वीक में उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, पुअर एपेटाइट होएगी। पुअर एपेटाइट को क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया। उसके बाद है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, या तो डायरिया होगा या फिर सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगी। उसकी बॉडी पे रैशेस हो जाएंगे, रैशेस को क्या बोलते हैं, रोज स्पॉट्स। उसके बाद है एब्डोमिनल पेन होगा, उसको हेडेक होगा, वीकनेस होगी और फटीग होगा। तो ये थे सिम्टम्स जो उसको फर्स्ट वीक में शो होंगे। उसके बाद है सेकेंड वीक में फीवर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, डायरिया होगा या फिर सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगी, एक्सट्रीमली डिस्टेंडेड एब्डोमन। अब जो उसका एब्डोमन है वो डिस्टेंड रहेगा, ब्लॉटिंग होगी उसको। उसके बाद वेट लॉस होगा उसको। ये थे सेकेंड वीक में जो सिम्टम्स होंगे, फीवर कंटिन्यू रहेगा, डायरिया या फिर सीवियर कॉन्स्टिपेशन होएगी, डिस्टेंडेड एब्डोमन होगा और वेट लॉस होगा। थर्ड वीक ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है और लाई मोशनलेस और एग्जॉस्टेड, मतलब उसकी जो एनर्जी है बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो ये थे थर्ड वीक में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। फर्स्ट वीक के क्या होंगे, सेकंड के क्या होंगे और थर्ड के, ये हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद है डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं हम टाइफाइड फीवर में। फर्स्ट ऑफ ऑल था ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अब ब्लड कल्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द फीवर कैन शो द साल्मोनेला टाइफी। अगर क्या किसी को टाइफाइड फीवर हुआ है फर्स्ट वीक में, ब्लड एंड कल्चर करते हैं तो उसमें हम साल्मोनेला टाइफी को देख सकते हैं। उसके बाद है सीबीसी में क्या होगा, जो उसका WBC काउंट होगा वो हाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, स्टूल टेस्ट करेंगे, स्टूल में भी स्टूल का जो कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, इसमें भी क्या साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट हो सकता है। आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, कई दिनों बाद अगर हम करते हैं तो हमें पता चलेगा। उसके बाद है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया कोज करता है टाइफाइड फीवर को, उसको किसके साथ मिक्स करेंगे, सीरम के साथ, ठीक है। सीरम में क्या होगी, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होगी उस बैक्टीरिया के लिए, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो एंटीजन है साल्मोनेला टाइफी वो हमारे सीरम में प्रेजेंट है या नहीं। तो ये थे डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से, ब्लड कल्चर, सीबीसी, विडाल टेस्ट और स्टूल टेस्ट। तो ये हमने सारे डिस्कस किए। ये सब किसके बारे में था, टाइफाइड फीवर। इसकी डेफिनेशन डिस्कस की है हमने, ठीक है। एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये था टाइफाइड फीवर। अगर किसी को समझ नहीं आया तो लाइक कमेंट करके बता दे। थैंक यू सो मच।